नमस्कार। रतन एस्ट्रो में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी। आज का वीडियो लेक्चर नंबर 98। इससे पूर्व के जो मैंने वीडियोस किए हैं, अगर आप पहली बार हमारी चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो मैं अपलोड करूं एस्ट्रोलॉजी से संबंधित तो उसे आप मिस ना करें और एस्ट्रोलॉजी को बहुत सिंपल तरीके से समझने के लिए, सीखने के लिए आपका मेरे इस लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज का जो लेक्चर है, आज की जो हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी में, वैसे तो देखिए ये जो सब्जेक्ट है एस्ट्रोलॉजी, ये बहुत विशाल आप इसको कह सकते हैं, या ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है, ये इतना बड़ा विषय है कि इसमें संपूर्ण जानकारी हो पाना देखिए किसी के लिए भी बहुत मुश्किल बात है। जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो सभी कहीं ना कहीं अपने आप को एक स्टूडेंट ही समझते हैं एस्ट्रोलॉजी का। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं तो अपने आप को आज भी एक स्टूडेंट ही समझता हूँ और सीखने की कोशिश में निरंतर लगा रहता हूँ, क्योंकि ये इतना बड़ा विशालकाय समुद्र है, ज्ञान का भंडार है, जैसे हमारी यूनिवर्स है जिसका कोई ओर छोर नहीं है, कोई सिरा नहीं है। इतने तरह के कॉम्बिनेशंस उसी 9 प्लैनेट्स, उसी 27 नक्षत्र से इंसान के जीवन में बनते हैं और जिनका असर हर व्यक्ति के ऊपर अलग अलग तरीके से पड़ता है, अलग अलग तरीके से होता है। तो एस्ट्रोलॉजी अपने आप में बहुत एक ट्रिकी सब्जेक्ट है, बहुत ही रहस्यमय विषय है, आप कह सकते हैं, हमारे 9 ग्रहों से संबंधित। तो आज की हम जो बात करेंगे वो है हमारे कुंडली में। इसमें हम लग्न चार्ट और नवमांश चार्ट, यानी हमारा जो बेसिक सबसे पहले जो हम कुंडली बनाते हैं, लग्न हमारा लग्न चार्ट, उसको, और D9 हमारा जो नवमांश चार्ट होता है, वैवाहिक जीवन का लेखा जोखा, जहाँ पर हम प्लैनेटरी स्ट्रेंथ को भी देखते हैं। तो इन दोनों से संबंधित हम बात करेंगे लग्न एंड नवमांश में, विशेषकर मैरिटल हैप्पीनेस, शादी को लेकर के और संतान को लेकर के, इस विषय पर बात करेंगे। और एक ही चार्ट मैंने आपको सामने बनाया है जिसमें कि हम लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली दोनों में ही जो इम्पैक्ट हमारे जो प्लैनेट्स होते हैं, विशेषकर जो पाप ग्रह होते हैं, मेलेफिक्स, उनका क्या रिज़ल्ट रहता है और एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए, एक खुशहाल वैवाहिक जीवन के लिए हम कह सकते हैं, फॉर ए हैप्पी मैरिड लाइफ, फॉर मैरिटल हैप्पीनेस, और बच्चे का सुख जिसको हम कहते हैं, ठीक है, चिल्ड्रन से हमको जो मिलता है सुख, उसके लिए हम आज बात करेंगे। और यहाँ पर हम, जैसा आप चार्ट में देख सकते हैं, मैंने 3 अंक लिखे हैं। नंबर 1 फर्स्ट हाउस, 5th हाउस और 7th हाउस, 1, 5 और 7। अब यहाँ पर पहले भाव में, 5वें भाव में और 7वें भाव में ये हाउस नंबर हैं। इसे आप एरीज, लियो या लिब्रा मत समझिएगा। समझने को आप समझ भी सकते हैं, कोई मुझे परेशानी नहीं है, दिक्कत नहीं है, क्योंकि किसी ना किसी कुंडली में ये मेष लग्न की कुंडली बन जाएगी 1 नंबर का जब अंक आ जाएगा, ठीक है। तो तुला राशि 7वें भाव में हो जाएगी, सिंह राशि 5वें भाव में हो जाएगी। यहाँ पर हम बात करेंगे आपके इन हाउसेस में, आपकी राशि से 1 से लेकर के 12 तक कोई भी अंक पड़ा हो, चाहे लग्न और राशि आपकी सेम हो, डजेंट मैटर, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, ना उसकी डिटेल में हम जा रहे हैं। हम यहाँ पर जो हमारे पाप ग्रह हैं, विशेषकर उसमें भी जो मुख्य 3 जिन पर हम चर्चा करेंगे, साथ में हम मंगल और सूर्य को भी लेंगे। सर्वप्रथम शनि, उसके बाद 2 नंबर पे मैं केतु को डिस्कस करूँगा, तीसरे नंबर पर राहु को डिस्कस करूँगा, चौथे नंबर पर मंगल देवता को, 5वें पे सूर्य देवता को। ये जो प्लैनेट्स मैंने क्रम में रखे हैं ये जम्बल्ड हैं। जैसे आप जानते हैं कि सन आता है, फिर मून आता है, ठीक है, मार्स आता है, मरकरी आता है, जुपिटर आता है, वीनस है, सैटर्न है, देन राहु केतु। ये मैं जम्बल्ड रूप में, आप कह सकते हैं मिक्स्ड फॉर्मेट में मैंने ले लिया है कि मुझे अपनी बात को आप तक जिस संदर्भ से और जिस प्रकार से पहुंचाना है, उसके मुताबिक मैंने ये 5 प्लैनेट्स, सैटर्न, देन केतु, राहु, मार्स एंड सन, इनको चुना है, ठीक है।
तो आज हम चूँकि शादी को लेकर के बहुत सारे लोग चिंतित रहते हैं, हमारे वहाँ विशेषकर माता पिता अपने संतान की कुंडली को लेकर के। यदि आपको भी रुचि रहती है, इंटरेस्ट है एस्ट्रोलॉजी में, तो आप भी जिज्ञासु होंगी, आपको भी ज़ाहिर बात है कि जानने की इच्छा होगी, मन में प्रगाढ़ इच्छा होगी कि ये जो पाप ग्रह होते हैं हमारे मेलेफिक्स, इनका क्या असर आता है वैवाहिक जीवन के ऊपर, मैरिटल लाइफ पर, हैप्पीनेस को लेकर के और हमारे होने वाले बच्चे को लेकर के। क्योंकि शादी के बाद फिर प्लानिंग आदमी करता है संतान की, तो संतान से सुख होगा कि नहीं होगा। तो इन सारे फैक्टर्स पर आज की वीडियो में हम बहुत आराम के साथ बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए जब भी किसी का जन्म होता है बच्चे का, तो 16 वर्ष तक, 15-16 वर्ष तक तो वैसे भी कहते हैं कुंडली नहीं देखनी चाहिए, उसके बाद ही ज़्यादा ठीक रहता है कुंडली का अध्ययन करना। पर चूँकि आजकल माता पिता और अवेयरनेस इतनी आ गई है कि जन्म से पहले ही लोग बच्चे की जो प्लानिंग है वो एस्ट्रोलॉजर से संपर्क करके उसी हिसाब से करने लगते हैं, और जन्म के बाद ही माता पिता आजकल बहुत अवेयर हो गए हैं। तो बच्चे की जो भी दोष हैं, जो भी दिक्कतें हैं उसके जीवन में आने वाली, उसके समाधान के लिए वो एस्ट्रोलॉजर से, ज्योतिषाचार्य से संपर्क करते हैं। वेन एवर अ चाइल्ड इज़ बॉर्न, देन पेरेंट्स सबसे पहले क्या करते हैं, दे कॉन्टैक्ट एन एस्ट्रोलॉजर, और उसका टाइम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ दे करके उसके बारे में उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इसका फ्यूचर कैसा रहने वाला है, इसके लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पर पहले कुछ चीज़ों को मैं दोहरा दूँगा, रिपीट करूँगा। रिवीजन से देखिए कोई हार्म नहीं है, और जब भी हम किसी चीज़ को दोहराते हैं तो चीज़ हमारे मस्तिष्क में पक्की हो जाती है। ठीक है, तो ये 3 जो भाव हैं, प्रथम भाव हमारा थ्रोन हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड हमारे वहाँ लग्नेश होता है। हम नॉर्थ इंडियन तरीके से चल रहे हैं चार्ट्स में, साउथ इंडियंस थोड़ा सा फ़र्क उनका स्टाइल होता है, चार्ट थोड़ा सा फ़र्क होता है। बहुत से लोग नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से चलते हैं। ठीक है, दे फॉलो जुपिटर। ठीक है, और जुपिटर फर्स्ट हाउस समझ करके उससे करस्पॉन्डिंग जो हाउसेज़ हैं, राशियाँ हैं, वो उस हिसाब से वहाँ पर वो कैलकुलेट करते हैं। रिज़ल्ट दोनों का सेम ही आता है। ठीक है, कोई अंतर नहीं होता दोनों में, दोनों ही एक समान है, बराबर है। हम नॉर्थ इंडिया में इस प्रकार से डायमंड चार्ट जो होता है ऐसे चलते हैं। तो फर्स्ट हाउस हमारा लग्न होता है, जहाँ पर हमारा उस राशि का निशान आता है, उस राशि का अंक आता है जो राइजिंग होती है ऑन द होराइजन, सन साइन जिसको हम कहते हैं। जिस राशि का उदय हो रहा होता है बालक या बालिका के जन्म के समय, उसका अंक पहले भाव में रखा जाता है, बाकी राशियाँ उसको फॉलो करती हैं फिर। ठीक है, ये सबको पता है आपको, क्योंकि मैं बता चुका हूँ बहुत बार। सेल्फ का होता है हमारा नेचर कैसा होगा, हेल्थ कैसी रहेगी इंसान की, पर्सनैलिटी कैसी होगी, वगैरह वगैरह। ये फर्स्ट हाउस हो गया। फिफ्थ हाउस जो है देखिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लव, रोमांस, हमारा संतान का भाव होता है, पुत्र भाव जिसको कहते हैं, चाइल्ड का। मिस कैरेज होगा, नहीं होगा, एबॉर्शन होगा, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है किसी का। रिलेशनशिप चाइल्ड कैसी रहेगी, बच्चे के साथ आपका संबंध कैसा रहेगा, आपका रिश्ता कैसा रहेगा, या आपका जो अट्रैक्शन है, आपके व्यक्तित्व की जो आकर्षण है दूसरे सेक्स की तरफ, दूसरे जेंडर की तरफ, जिसे हम कहते हैं विपरीत लिंग की तरफ, आपका आकर्षण कैसा होगा, वगैरह वगैरह, हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। ठीक है, ये ट्राइनल साइन भी है, मुँह त्रिकोण, जैसे प्रथम भाव हमारा ट्राइनल साइन के साथ साथ केंद्र का भाव है। इसके बाद हम बात करेंगे सेवेंथ हाउस, बहुत इंपॉर्टेंट है, डे टू डे इनकम, हमारा स्पाउस, वेडलॉक यानी शादी, वैवाहिक जीवन के लिए हम यहाँ पर देखते हैं, या प्रॉब्लम हमारे अगर किसी को होनी है रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड, तो उसके लिए हम उसको देखेंगे। ठीक है, तो ये 3 हमारे जो भाव हैं, ये 3 हाउसेस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और शादी के लिए सबसे ज़्यादा हम इन्हीं 3 पर फोकस करते हैं इंसान की। अब इसमें क्या क्या चीज़ें देखनी है, और ये जो मेलेफिक्स हैं ये किस प्रकार से दिक्कत करते हैं, और हमको क्या देखना चाहिए, इसी पर हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो ये तो 3 जो हमारे भाव हैं, फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, यानी प्रथम भाव, 5वां हमारा भाव, और सप्तम भाव, ये क्या चीज़ें बताते हैं इस पर बात हो गई। और ये जो 5 ग्रह हैं मेलेफिक्स, सूर्य को आंशिक पाप ग्रह कहा जाता है, मेलेफिक,
तो मुख्य इसमें जो हम ऊपर बात करेंगे सर्वप्रथम शनि की, फिर केतु देवता की, फिर राहु देवता की, और मंगल और सूर्य को भी इसमें हम थोड़ा सा इंक्लूड करेंगे बातचीत में। तो 3 भाव आपने समझ लिए, ये लग्न कुंडली, यहाँ पर आपको स्थिति देखनी है, और नवमाश में भी फर्स्ट हाउस, 5th हाउस, 7th हाउस को आपको देखना है D9 में भी कि उसमें मेलेफिक्स बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं। विशेषकर सैटर्न, केतु और राहु 3 मुख्यता, या उनकी दृष्टि, यहाँ जैसे लग्न चार्ट है तो उनकी दृष्टि पड़ रही है, अथवा वो यहाँ पर बैठे हैं, अथवा शनि के साथ राहु बैठ गए हैं, शनि के साथ केतु बैठ गए। ठीक है, डजेंट मैटर, दोष बनेगा और क्या क्या रिज़ल्ट में उसमें चीज़ें आएंगी वो हम आपको बताएंगे। क्या दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं वैवाहिक जीवन में संतान को लेकर के। उससे पहले हम थोड़ा सा इन ब्रीफ एक छोटा सा उसमें समझ लेते हैं कि ये जो हमारे 5 ग्रह हैं ये क्या करते हैं। सर्वप्रथम बात करेंगे हमारे न्याय के देवता शनि की, सैटर्न। जैसा आप जानते हैं मित्रों, शनि सबसे स्लो मूविंग प्लैनेट है, चंद्रमा सबसे फास्ट मूविंग है। उसी हिसाब से हम पाप ग्रहों में जब यहाँ पर देखते हैं ओवरऑल हमारे 9 ग्रहों में, तो शनि देवता न्याय के देवता कहे जाते हैं और सबसे स्लो मूविंग प्लैनेट हैं। 2.5 वर्ष एक राशि में बैठते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें पूर्व के कई वीडियोस में मैं बोल चुका हूँ। अब बेसिकली यहाँ पर हम बात करेंगे कि ये सिग्निफाई क्या करते हैं, इनसे हम क्या समझते हैं, इनसे शनि देवता से अगर शनि है। शनि बेसिकली डिले, हर्डल्स, ऑब्स्ट्रक्शंस, परेशानियाँ, व्यवधान जिसको हम कहते हैं ना, रुकावटें, देरी होना, ये सारी चीज़ें जो हैं शनि देवता करते हैं। ठीक है, नंबर 2 हमारे आगे केतु देवता। केतु देवता का काम है कैंची की तरह प्रभाव को काटना। एक कैंची है, आप समझ लीजिए, केतु समझ लीजिए कि आपने हाथ में कैंची जैसे होती पकड़ते हैं ना आप सामान कोई भी काटने के लिए, तो केतु एक प्रकार की सिजर है। ये जिस भाव में बैठेंगे उसका प्रभाव कम कर देंगे, जिस ग्रह के साथ बैठेंगे प्रभाव को घटाते हैं। साथ साथ केतु क्या करते हैं, टेंशन्स देते हैं। ठीक है, स्पिरिचुअल एनर्जी देते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। प्रॉब्लम्स क्या देंगे ये भी हम आपको बताएंगे। उसी प्रकार से तीसरा ग्रह जो है राहु है, पाप ग्रह। राहु क्या है, राहु प्रतीक है कनिंगनेस का, चालाकी का, कॉन्स्पिरेसी का। ठीक है, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का, इलीगल रिलेशनशिप आप कह सकते हो। ठीक है, उस चीज़ का, सूखेपन का, ड्राइनेस नेचर में देगा, और डाउट्स पैदा करना। ठीक है, शंका पैदा करना, कॉन्स्पिरेसी करना, साजिश। जैसे आप टीवी सीरियल्स में आजकल देखते होंगे तो निरंतर साजिश हो रही है, किसी कमरे में कोई बात कह रहा है तो बगल वाले कमरे में तुरंत दूसरा व्यक्ति सुन लेगा। ठीक है, और वो साजिश करेगा, फिर कुछ ना कुछ प्लानिंग करेगा। तो केतु का काम जैसे आदमी के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी भरना है, राहु का काम कॉन्स्पिरेसीज रचना है। ठीक है, डाउट पैदा करना है, इल्यूजन क्रिएट करना है। ठीक है, शंका पैदा करना। साथ साथ और भी इसी प्रकार के जो पाप ग्रह से संबंधित एक आप कह सकते हैं नेगेटिव चीज़ें होती हैं, वो राहु सब में मास्टर है, आप कह सकते हैं। ठीक है, अब आ गया चौथा मंगल। मंगल ऑपरेशन का कारक है, सर्जरी का कारक है, एक्सीडेंट्स का कारक है, और ब्लड का तो है ही। मेल प्लैनेट का कारक है, मेल प्लैनेट है वो मार्स, मंगल। ठीक है, जैसे आप देखते हैं 5th हाउस में भाई मार्स बैठा है, किसी की पावरफुल है तो पहला बच्चा भी संतान पुरुष होगी, मतलब मेल होगी। ठीक, सन बैठा है तो सन भी मेल चाइल्ड होगा, पहला बच्चा पहली संतान यानी कि होगा। जैसे अगर मून और वीनस है तो लड़की पैदा होगी। तो ये एक तरीका है। इसी प्रकार से सूर्य क्या है, देखिए सूर्य है आग का गोला। ठीक है, सन क्या है, आग का गोला है, गवर्नमेंट है, सीट ऑफ पावर है, बहुत कोई विशाल चीज़ है। ठीक है, जिसका कि एक राजसी वैभव वाली जो चीज़ लिए हो, वो सारी चीज़ें सूर्य है। सूर्य हमारे पिता भी हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से चीज़ें हैं। तो ये जो 5 ग्रह हैं, शनि मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से चीज़ें हैं होंगी, और केतु, राहु, मंगल एंड देन सन। अब इन 5 को हम 1st, 5th एंड 7th हाउस में शादी को लेकर के क्या चीज़ें होती हैं इस पर बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कुंडली में लोग क्या देखते हैं, आपने देखा होगा जब भी वैवाहिक जीवन के लिए हम बात करते हैं तो सबसे पहले इंसान ये देखता है भाई कुंडली में मांगलिक दोष तो नहीं है,
सबसे पहली चीज़ नज़र आदमी डालता है प्लेसमेंट ऑफ मार्स पे शादी से रिलेटेड, क्योंकि इस वीडियो में हम शादी से रिलेटेड ही बात करेंगे, वैवाहिक सुख या संतान सुख। ठीक है, तो हम फर्स्ट, फिफ्थ एंड सेवन्थ हाउस पर ही कंसंट्रेट करेंगे। तो मार्स अगर हमारे नॉर्थ इंडिया में फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवन्थ हाउस, एट्थ हाउस, ट्वेल्थ हाउस, 1, 4, 7, 8 और 12 में अगर होता है बैठा मंगल, यानी हम अपने इस चार्ट में फर्स्ट और सेवन्थ हाउस अगर देख रहे हैं, वहाँ पे मार्स बैठे हैं, तो कुंडली मांगलिक हो जाती है, बच्चा मांगलिक हो जाएगा। स्त्री है तो वो मांगलिक हो जाएगी, पुरुष है तो मांगलिक हो जाएगा। मतलब मार्स का प्लेसमेंट अगर 1, 4, 7, 8 और 12th हाउस में है तो वो कुंडली मांगलिक हो जाती है, पहली चीज़। ठीक है, तो उसमें मांगलिक दोष जो बनता है उसके लिए आपको वैवाहिक पार्टनर, अपना स्पाउस भी वही ढूंढना है जिसके 1, 4, 7, 8 और 12 में मार्स हो। दक्षिण भारत वाले सेकंड हाउस को भी कंसिडर करते हैं, सेकंड हाउस में अगर मार्स है। ठीक है, साउथ इंडियंस दे डू कंसिडर मार्स इन सेकंड हाउस एज मांगलिक। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में हम लोग नहीं कंसिडर करते हैं, दक्षिण भारत वाले करते हैं। ठीक है, तो ये एक मंगल की बात हो गई। सबसे पहले मांगलिक दोष इंसान देखता है। तो अब हम बात शुरू करेंगे अपनी शनि देवता से। शनि देवता यदि किसी की कुंडली में, जन्म कुंडली में और नवमांश में फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस या सेवेंथ हाउस में बैठे हैं तो क्या होता है। फर्स्ट हाउस में अगर बैठे हैं शनि देवता, तो जिसकी कुंडली है उससे तो मेहनत कराएंगे ही कराएंगे। जो स्पाउस है, अगर मेल है तो फीमेल के लिए, पत्नी के लिए, और अगर फीमेल है तो पति के लिए। सेवेंथ हाउस पे चूँकि साइट होगी। वैवाहिक जीवन जो होता है वो बड़ा अनसेटिस्फाइड होता है, खुशहाल नहीं होता। स्पाउस के ऊपर भी बहुत हार्डशिप रहती है, बहुत मेहनत, उसका जीवन बहुत सख्ती वाला होता है, बहुत सख्ती के अंदर बीतता है, अभाव में बीतता है। कभी कभी ये भी आप कह सकते हैं बहुत चीज़ों का उसके हाथ में नहीं आएगी चीज़। हस्बैंड के पास है तो वाइफ को पता चला नहीं दे रहा वो पैसे, तो अभाव में कटता है, सख्ती बहुत रहती है, हार्डशिप्स बहुत होती हैं। और एक प्रकार से वैवाहिक जीवन में भी जब तक किसी बेनिफिक का, इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि बेनिफिक आस्पेक्ट, यानी गुरु बैठ गए, ठीक है, चंद्रमा है और अच्छी प्लैनेट्स की किसी की दृष्टि पड़ रही, वहाँ पर वीनस बैठे, तो परिणाम थोड़े देखिए बहुत फ़र्क हो जाते हैं। थोड़े नहीं, अंतर बहुत आ जाता है बहुत चीज़ों का। या प्लैनेट आपका वीक है या वो नीच की राशि है, उसकी प्रथम भाव में मान लीजिए तुला राशि है, तो वहाँ तो वो उच्च का हो जाएगा शनि। लेकिन अगर मेष राशि का चिन्ह है प्रथम भाव में, मेष लग्न की कुंडली ही आप कह सकते हैं, और शनि देवता वहाँ बैठे हैं, मान लीजिए नीच के हो गए, तो फ़र्क आ जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है इंटरप्रिटेशन के टाइम। ठीक है, कि प्लैनेटरी पोजीशन जो है उसके साथ साथ प्लैनेटरी स्ट्रेंथ भी, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एस्ट्रोलॉजी। शक्ति कितनी है उस प्लैनेट में, कंबस्ट है कि 29 डिग्री का एकदम हो रहा है, पता चला 28-29 डिग्री का, या 0 डिग्री से ऊपर है, 1 डिग्री 2 डिग्री के आसपास। और कोई अच्छा प्लैनेट है, उसकी डिग्री ज़्यादा स्ट्रेंथ है, उसकी साइट पड़ रही वहाँ पर, तो चीज़ों में फ़र्क आ जाता है। हम यहाँ पर आस्पेक्ट जो बेनिफिक्स का है अच्छे प्लैनेट्स का, उसको नहीं हम काउंट कर रहे हैं, हम इसको सिर्फ मेलेफिक का जो इम्पैक्ट है उस पर बात करेंगे इस वीडियो में। तो अगर शनि देवता प्रथम भाव में हैं, फर्स्ट हाउस में, तो आप मान के चलिए कि मैरिज में हर्डल्स आएंगी, शादी होने में वैवाहिक जीवन अनसेटिस्फाइड होगा, रुकावटें आएंगी, शादी देर से हो सकती है। फर्स्ट हाउस में है तो भी वही इम्पैक्ट आएगा। सेवेंथ हाउस में अगर शनि देवता बैठे हैं या फिफ्थ हाउस में बैठे हैं, क्योंकि फिफ्थ हाउस में जब बैठेंगे तो तीसरी दृष्टि होगी उसकी 7वें भाव पे, जो कि बहुत पावरफुल दृष्टि है। शनि की थर्ड साइड विल बी ऑन द सेवेंथ हाउस when Saturn will be in the fifth house, तो Saturn will see the seventh house with its third sight। तो क्या होगा, what will happen then? It will be a delay in marriage. Besides, fifth house is also for our child, first child, तो there will be delay in childbirth, there will be hurdles, there will be problems coming in way, ऑन योर वे। कंसीव करने में हो सकता प्रॉब्लम्स आएँ, स्पेशली अगर वहाँ पर शनि के साथ राहु बैठ गए या चंद्रमा बैठ गए, विष दोष बन गया फिफ्थ हाउस में, तो इम्पैक्ट ये होता है कि जो स्पाउस है, आपकी जो पत्नी होगी,
वो चाइल्ड कंसीव नहीं कर पाएगी, प्रॉब्लम्स आएंगी बच्चा पैदा होने में। ठीक है, तो फिफ्थ हाउस में सैटर्न वैसे भी अच्छा नहीं मानते हैं नॉर्मल लाइफ में भी। अगर शनि देवता पंचम भाव में बैठे हैं, मूल त्रिकोण भाव में, तो इंसान के लिए अच्छा इसलिए नहीं मानते हैं कि फिफ्थ हाउस एक हमारा ट्राइनल साइन है, बहुत शुभकारी घर है वो, और वहाँ से तीसरी दृष्टि पड़ेगी उनकी डे टू डे इनकम में स्पाउस पे, तो उसमें डिले, हर्डल्स, परेशानियाँ, दिक्कतें आती हैं। फिर गेंस में आपको, और उसके बाद 10वीं दृष्टि जाएगी हाउस ऑफ इनकम में, सेकंड हाउस में, तो इनकम करने में भी आपको डिले होता है, देरी होती है, बहुत परेशानियाँ आती हैं, फैमिली लाइफ में अड़चनें आती हैं। तो फिफ्थ हाउस में अगर सैटर्न हुआ तो दिक्कतें ये आएंगी कि चाइल्ड बर्थ में डिले होगी, मैरिज में डिले होगी, अड़चनें आएंगी, क्योंकि सेवन्थ हाउस पर इम्पैक्ट आएगा। और आपको वैवाहिक जीवन अच्छा चले इसके लिए दो बातें और भी देखनी है। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड कौन है, स्वामी, सेवन्थ हाउस का लॉर्ड कौन है, और उनका आपस में रिलेशन क्या है, न्यूट्रल हैं कि फ्रेंडली हैं, और उनका प्लेसमेंट कैसा है। अगर अच्छी जगह बैठे हैं, अच्छे भाव में बैठे हैं, अच्छे मित्र के साथ बैठे हैं, उच्च के होकर के बैठे हैं, और फर्स्ट एंड सेवन्थ हाउस अगर क्लीन है स्पेशली, तो कम से कम शादी आपकी अच्छी चलेगी। अगर फर्स्ट हाउस एंड सेवन्थ हाउस क्लीन है, राहु केतु की दृष्टि नहीं है, वो बैठे नहीं हैं, शनि नहीं बैठे हैं, तो कम से कम वैवाहिक जीवन उस इंसान का काफ़ी अच्छा चलता है, सुखमय होगा, शांतिपूर्ण होगा। और फिफ्थ हाउस भी अगर बहुत अच्छा है, क्लीन है, अगर ये तीनों हाउस बच रहे हैं, तब तो फिर 100% आप मान के चलिए कि वैवाहिक जीवन में जो प्यार है, लव एंड रोमांस, बच्चों से सुख है, सब कुछ ऐसे व्यक्ति को मिलता है। लेकिन ये बहुत कम लोगों की कुंडली ऐसी होती है, वेरी लकी फ्यू, जिनके ये हाउसेस पर मेलेफिक का इम्पैक्ट ना हो, उसकी साइट ना हो, या वो बैठे ना हो। ठीक है, तो ये रेयर होता है। अब हम बात करते हैं दूसरे ग्रह की, केतु की। केतु अगर बैठ जाएंगे तो क्या होगा, फर्स्ट हाउस में हो या सेवेंथ में बैठा हो, राहु केतु की एक्सेस होगी, क्योंकि एक तरफ जहाँ पर केतु बैठे होंगे ठीक उसके ऑपोजिट राहु बैठा होगा। तो बात हम केतु राहु दोनों की ही कर लेंगे साथ साथ। केतु बेसिकली एक कटर है, कैंची है, ठीक है। और फिफ्थ हाउस में अगर केतु बैठ गए तो इससे क्या होता है, मिसकैरेज, एबॉर्शन, ये सारी चीज़ें प्रथम बच्चे में हो सकती हैं, होने में हो सकता है उससे पहले हो या उसके बाद हो, डिपेंड करता है कि किसी बेनिफिक का एस्पेक्ट वहाँ कैसा है। एबॉर्शन, मिसकैरेज, ये जो सारी चीज़ें हैं चाइल्ड बर्थ को लेकर के ये होती हैं। साथ ही साथ केतु चूँकि स्पिरिचुअल एनर्जी है और वो लव एंड रोमांस का भाव है, तो उसमें अगर स्पिरिचुअल एनर्जी भरेगी तो क्या होगा कि प्यार जो है आपका, रोमांस, वो ठंडा हो जाएगा, रोमांटिक लाइफ आपकी ख़त्म हो जाएगी, उस पर लग जाएगा ताला, द एंड। तो केतु क्या करता है, पति पत्नी के बीच फिर रोमांटिक लाइफ का द एंड कर देता है अगर फिफ्थ हाउस में बैठ गए। सेवेंथ हाउस में बैठ गए या उसका इम्पैक्ट है फिफ्थ और सेवेंथ से, तो बहुत हद तक देखा गया है कि सेपरेशन हो जाएगा या डाइवोर्स हो जाएगा, या ऐसा होगा कोई जॉब इस तरह की कि पति एक जगह पोस्टेड है, पत्नी दूसरी जगह है, एक छत के नीचे साथ साथ जीवन नहीं व्यतीत होता अगर उसका इम्पैक्ट है। साथ में किसी बेनिफिक का एस्पेक्ट है, अगर बेनिफिक प्लैनेट का, तो ठीक है, डाइवोर्स नहीं होगा, लेकिन अलग अलग रहेंगी, टेंशन्स बहुत रहेंगी लाइफ में, पति पत्नी के फुल ऑफ टेंशन्स होगी लाइफ। ठीक है, तो ये केतु देवता असर कर देते हैं। राहु हो गया फिफ्थ हाउस में बैठ गया तो बच्चे से आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं होगा, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ भी हो सकता है कुछ रुझान हो जाए, या जो अट्रैक्शन है टुवर्ड्स ऑपोजिट सेक्स या जेंडर वो अधिक हो जाए, क्योंकि राहु ग्लैमर भर देता है एंड लव एंड रोमांस। फिफ्थ हाउस हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाइल्ड के लिए भी है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, राहु देवता जब आ जाते हैं तो आपके लव एंड रोमांस की लाइफ में, रोमांटिक लाइफ में कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ लोग साजिश करने लगें जिससे आपका सुखमय जीवन नरक में बदल जाए। या सेवेंथ हाउस में राहु देवता बैठे हैं मान लीजिए स्पाउस के उसमें, तो एक इसका इंटरप्रिटेशन ये भी होता है कि राहु चूँकि इंटरनेशनल है, विदेश है, तो हो सकता है आपका वेडलॉक, आपकी शादी कहीं विदेश धरती पे हो, या आपका जो पार्टनर है वो किसी फॉरेन लैंड से आए,
क्योंकि राहु बैठा है 7th हाउस में। हाउस में बैठ जाना एक फ़र्क चीज़ हो जाती है, थोड़ा सा उसका जो प्रभाव आता है फिर इम्पैक्ट वो ये आएगा, क्योंकि राहु हमारा इंटरनेशनल है, विदेश है। तो ये कहा जा सकता है कि भाई इस व्यक्ति की होने वाली पत्नी या इस लड़की का होने वाला पति, स्पाउस, हो सकता है कहीं ना कहीं फॉरेन लैंड में हो, या उसका संबंध किसी फॉरेन कंट्री से हो, या डे टू डे इनकम में वो व्यक्ति किसी ऐसी जगह या ऐसी कंपनी में काम करेगा जिससे उसे विदेशी मुद्रा मिलेगी, क्योंकि 7th हाउस डे टू डे इनकम का भी है, बिजनेस पार्टनरशिप। लेकिन यहाँ पर हम चूँकि वैवाहिक जीवन को लेकर के बात कर रहे हैं, 5th और 7th हाउस बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। 1st हाउस चूँकि वहाँ पर जो भी बैठेगा उसका इम्पैक्ट 7th हाउस पे होगा हर प्लैनेट का, क्योंकि 7वीं दृष्टि सभी की है। और यहाँ पर विशेषकर हम शनि, केतु, राहु, मंगल और सूर्य की भी बात करेंगे। मंगल की हमने मांगलिक दोष की बात करी। मार्स क्या है, अगर 5th हाउस में हो तो मेल चाइल्ड, जैसा लोग कहते हैं कि भाई पुरुष बेबी बॉय होगा। लेकिन मार्स चूँकि ऑपरेशन का भी कारक है, और केतु की भी अगर दृष्टि है तो जैसे मैंने कहा मिसकैरेज, अबॉर्शन तो है ही, साथ साथ हो सकता है कि बर्थ फर्स्ट चाइल्ड की सिजेरियन हो, ठीक है, सिजर्स लगेंगी और थ्रू ऑपरेशन पहले बच्चे का जन्म हो। साथ साथ मार्स क्या है कि 7th हाउस में अगर है या 5th पे, तो एक चीज़ और भी है, मार्स हमारा एंगर का कारक है, गुस्से का, गुस्सा, गर्मी जो होती है, हीट। तो दो चीज़ें आप इसमें कह सकते हैं, क्योंकि इसका इंटरप्रिटेशन ही अलग अलग तरीके से देखिए सब करते हैं, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा स्पाउस का लव एंड रोमांस के प्रति वो बहुत हॉट होगा, गर्म स्वभाव जैसे होता है ना, ठंडी है कोई, हमने कहा कोई किसी की गर्मी ज़्यादा रहती है, यानी फैंटेसीज़ टुवर्ड्स सेक्सुअल ड्राइव ज़्यादा होगी, सेक्सुअल अर्ज ज़्यादा होगी, ठीक है, उस तरफ पैशन ज़्यादा होगा। तो मंगल चूँकि एक वो भी एक फायर बॉल है, आप कह सकते हैं सूर्य की तरह गर्म प्लैनेट है। तो 7th भाव और 5th भाव में अगर मंगल देवता आपको दिखते हैं तो 7th भाव में है, मांगलिक दोष तो है ही अपनी जगह, मांगलिक हो जाता है इंसान, लेकिन जो ज़ील है, ज़स्ट है, आप कह सकते हैं टुवर्ड्स बेड प्लेजर्स, वो ज़्यादा हो जाएगी स्पाउस की, क्योंकि स्पाउस 7th हाउस हमारा रिप्रेजेंट करता है। और अगर सूर्य बैठ गया, सूर्य 1st हाउस में है तो आपको पता है किंग है, किंग ऑफ प्लैनेट्स है, गवर्नमेंट है, रॉयल है, तो इनकम जो होगी सब कुछ बड़ा होगा, काफ़ी उसकी हर चीज़ जो उसकी मैग्निमिटी है, एक शाही अंदाज होगा, रॉयल चीज़ होगी, पर्सनैलिटी में फुल ऑफ एनर्जी होगा आदमी। जैसे मार्स होगा 1st हाउस में तो एनर्जी होगा, स्पोर्ट्स की तरफ रुचि होगी, और सेना है, पैरामिलिट्री है, फोर्सेस, उस तरफ रुझान होगा जाने का। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो सूर्य अगर हो गया, सूर्य भी आग का गोला है, और 5th हाउस में सूर्य बैठा है तो लव एंड रोमांस जला देगा, फिर क्या करेगा, आग का गोला है, आग लगी हुई है, तो उतना शुभकारी सूर्य को नहीं मानते वहाँ पर भी। या 7th भाव में स्पाउस का हमारा हाउस है, और वहाँ पर अगर निरंतर एक आग लगी रहेगी तो वो बर्न हो रही कोई चीज़, तो आप समझ सकते हैं कि फिर लाइफ में, आपकी मैरिटल लाइफ में शीतलता नहीं रहेगी, रिश्तों में गर्माहट, एक बहुत ज़्यादा गर्म एटमॉस्फेयर जिसको कहते हैं वो रहेगा। जैसे अगर मून बैठा हो मान लीजिए तो बहुत शीतल एटमॉस्फेयर जैसे होता है, तो शीतलता रहेगी संबंधों में, मधुर संबंध रहेंगे। सूर्य बैठ गया तो गुस्सा गर्मी रहेगी, क्योंकि मंगल का प्रभाव पड़ गया, अगर 7th हाउस में मंगल भी है, सूर्य का भी प्रभाव आ रहा है उस पर, 7th भाव में मान लीजिए 1st हाउस में सूर्य भी देवता बैठे हैं। तो इस प्रकार की अगर स्थितियां होती हैं तो क्या होता है, ऐसे में उस व्यक्ति के अंदर ईगो तो होगा ही होगा, सन है, अहंकार, लेकिन गुस्सा गर्मी बहुत हो जाती है। फिर वो जो रिलेशनशिप है हस्बैंड वाइफ का, वो उतना मधुर नहीं होता, उतना कूल नहीं होता, उतना स्मूथ नहीं होता। तो ये जो 1st, 5th एंड 7th हाउस हमारे हैं, ये 3 भाव बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। जब भी शादी की बात आती है तो ये ज़रूर देखता है इंसान, क्योंकि सेकंड चाइल्ड भी है 7th हाउस, तो 1st हाउस तो इंसान देखता ही देखता है, 7th हाउस देखेगा ही देखेगा, दोनों के लॉर्ड्स के प्लेसमेंट कहाँ पर बैठे हैं, कैसी पोजीशन में है। एंड 5th हाउस चाइल्ड, लव एंड रोमांस का है, तो वहाँ पर जो ये अलग अलग मेलफिक्स हैं, पाप ग्रह, ये क्या प्रभाव डालते हैं, तो मैंने आपको छोटे से वीडियो में ब्रीफ में बताने की कोशिश करी संक्षेप में,
इन ब्रीफ कि सैटर्न इन 5th विल डिले मैरिज, चाइल्ड बर्थ में डिले, प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टिकल्स, केतु आ गया, एबॉर्शन, मिसकैरेज, ये सारी चीज़ें होंगी। 7th हाउस में केतु देवता बैठ गए तो अगेन डाइवोर्स, सेपरेशन हो सकता है क्योंकि केतु कैची है। राहु आ गया तो कॉन्स्पिरेसीज शुरू हो जाएंगी, उसमें इल्यूजन्स शुरू हो जाएंगे, कुछ ना कुछ भ्रम पैदा होने लगेंगे। आपके लव एंड रोमांस जो रिलेशनशिप है स्पाउस के अंदर, वहाँ पर झगड़े फिर खड़े हो जाते हैं। अगर वो 7th हाउस में तो कुछ फॉरेन लैंड से कनेक्शन हो सकता है स्पाउस का। ये चीज़ें पता चलती हैं इस प्रकार से शादी को लेकर के। और कोशिश यही होनी चाहिए कि कम से कम ये 3 ग्रह, शनि, केतु, राहु हमारे जो हैं, शनि, राहु, केतु आप कह सकते हैं, इनका प्रभाव, इनका इम्पैक्ट कम से कम 1st हाउस, 5th हाउस, 7th हाउस में ना हो। अगर है तो फिर पूजा वगैरह लोग कराते हैं, उससे कुछ प्रभाव हाँ ये है कि कम होने की उम्मीद है, होता है। पूजा लोग कराते हैं फिर ग्रहों की, क्योंकि और कोई उपाय और कोई चारा नहीं है। अगर आप लेकर के पैदा हो गए ऐसी कुंडली जहाँ पर इनका प्लेसमेंट है आपके 1st, 5th, 7th हाउस में, या ये देख रहे हैं, इनकी दृष्टि है, तो चीज़ें तो देखो स्मूथ नहीं होंगी आपकी मैरिटल लाइफ में, ये तो पक्की बात है। और पूजा के बाद यह है कि हाँ प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है चीज़ों का, जो पाप ग्रह हैं थोड़े शांत हो जाते हैं, लेकिन पूरी तरह से इम्पैक्ट इनका ज़ीरो नहीं होता। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। कुछ ना कुछ परेशानियाँ, कुछ ना कुछ तनाव, कुछ ना कुछ दिक्कतें, टेंशन्स आपको या आपके बच्चे की लाइफ में, चाइल्ड की लाइफ में लगे रहेंगे, दिक्कतें बराबर बनी रहेंगी, ये पक्की बात है। इम्पैक्ट पूजा से, मंत्रों से जो हम लोग करते हैं ग्रहों की, असर कम हो जाता है लेकिन मिट नहीं सकता। ठीक है, जो आप किस्मत में लेके पैदा हुए उसको कोई बदल नहीं सकता, भाग्य को। असर हाँ ये है कि जो चीज़ आपको 100% फोर्स से पड़ती, चोट अधिक लगती, वो चीज़ रिज़ल्ट हो सकता है 30% हो जाए, चोट आपको लगेगी लेकिन उसका इम्पैक्ट हल्का हो जाएगा। बस इतना असर पूजा से होता है, फ़र्क आता है जो। और बाकी अगले वीडियो में आपसे फिर किसी नए टॉपिक पर, किसी नई चीज़ को लेकर के आपसे बात करेंगे। उम्मीद है ये इम्पैक्ट ऑफ मेलेफिक्स ऑन 1st, 5th एंड 7th हाउस, छोटा सा एक वीडियो, कोशिश की मैंने अपनी तरह से आपको समझाने की, तो आपको समझ में आ गया होगा। और आपको लग्न चार्ट के साथ साथ नवमांश में भी आपको देखना है कि आपके ये 3 हाउसेस क्लीन हो, कम से कम राहु केतु की एक्सिस वहाँ पर भी ना हो, वहाँ पर बैठे ना हो, शनि ना बैठा हो। तो अगर इन दोनों ही चार्ट्स में आपको लग्न कुंडली में और फिर नवमांश में प्रथम भाव और सप्तम भाव, कम से कम 1st एंड 7th तो स्पेशली, अगर वहाँ पर दोनों हाउसेस में आपको लग्न और नवमांश में कोई मेलफिक बैठा नहीं दिखता है, तो फिर कुंडली बहुत अच्छी है। आप समझिए कि ऐसा व्यक्ति, उसकी मैरिटल लाइफ बहुत सुखी होगी, बहुत अच्छी होगी और तमाम सारे सुख उसको मिलेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, आपको आसानी से अगर चीज़ें समझ आती हैं एस्ट्रोलॉजी की, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।